हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे एडवर्ब्स और एडवर्ब के लिए ये लास्ट पार्ट रहेगा। मे बी इट्स सिक्स्थ, है ना। तो सिक्स्थ या सेवन्थ आप जो है अभी जब ये वीडियो यूट्यूब पे जा चुका होगा तब जो है पता चल जाएगा। तो बात करते हैं हम यूजेस ऑफ एडवर्ब्स की, और यूजेस ऑफ एडवर्ब्स में ये लास्ट पार्ट रहेगा और एडवर्ब के लिए भी लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं प्रैटी जो है हमारा, इसका मतलब सुंदर, मनोहर, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रशंसनीय। इस रूप में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रैटी चाइल्ड, है ना। तो ये चाइल्ड जो है नाउन है, नाउन को जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है। तो नाउन को जो डिफ़ाइन करेगा उसको हम जो है एडजेक्टिव कहेंगे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात है वो है प्रैटिली के लिए, ठीक है। प्रैटी से ही बनता है प्रैटिली, और वो एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब सुंदरता से, अच्छी तरह से, ठीक तरह से, की सेंस में हम जो है इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए जो है इसके बारे में जानते हैं। ही अरेंज्ड द फंक्शन प्रैटिली, उसने जो फंक्शन है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया, है ना। सो प्रैटिली के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्रैटिली जो है हमारा प्रैटी से बनता है वर्ड, और सुंदरता से, अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, इस सेंस में हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ही अरेंज्ड द फंक्शन प्रैटिली, है ना। उसके बाद हाई की बात करते हैं। हाई को ऊंचा, पद में ऊंचा, ऊंची पदवी, कर्कश, तीखी, अधिक, इस सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। देयर वॉज एन एरोप्लेन हाई इन द स्काई, तो इस सेंस में हम इसको हाई को हाइट यानी कि ऊंचाई के तौर पर जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करने हैं। ही वॉज अ हाई ऑफिशियल, यहाँ पे हम जो है ऊंची पदवी, ठीक है, उस सेंस में जो है हाई को यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम जो है अपने हाई को यूज़ करते हैं। बात करते हैं हाई की ऊंचाई पर, शान शौकत से, इस सेंस में हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स हाई, तो यहाँ पे हम जो है शान शौकत जो है इसका मतलब समझेंगे, या स्टैंडर्ड जो है एक तरीके से इसका मतलब समझेंगे। उसके बाद हाई से हाईली बनता है, जिसका उच्च सीमा तक प्रशंसा करते हुए, टू अ हाई डिग्री विद हाई अप्रिसिएशन और प्रेज, इस सेंस में हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि अर्जुन बाबू इज़ अ हाईली पेड ऑफिशियल, या ऑफिसर भी कह सकते हैं आप। तो क्या है कि अर्जुन बाबू जो हैं वो क्या है, हाईली पेड, मतलब उनकी जो तनख्वाह है, उनका जो वेतन है वो बहुत अच्छा वेतन है, अच्छे जो है उनको वेतन मिलता है। थोरो, थोरो जो है पूरा, कंप्लीट, श्रम साध्य, अति सावधान, मेहनती, इस सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ थ्रू नॉलेज ऑफ फिज़िक्स, उसको जो है कंप्लीट नॉलेज है फिज़िक्स की, है ना, या बहुत नॉलेज है उनको फिज़िक्स की। थ्रूली जो है हमारा पूर्णतः यानी कि कम्प्लीटली की सेंस में हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड बी थ्रूली फैमिलियर विद द प्रॉब्लम, है ना, हमें जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके साथ बिल्कुल फैमिलियर हो जाना चाहिए, या उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम से किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेज़्योर, लेज़्योर का मतलब फुर्सत के पल या स्पेयर टाइम, अवकाश, है ना। इस सेंस में हम लेज़्योर को जो है नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज स्टूडेंट्स हैव नो लेज़्योर फॉर स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स के लिए उनके पास कोई समय नहीं होता, उस समय पर घर वाले भी खेलने नहीं देते। एट लेज़्योर यूज़ करते हैं खाली समय में, फुर्सत के समय में, हैविंग फ्री टाइम या नॉट बिजी, और हम इसको फ्रेज़ की सेंस में यूज़ करते हैं एट लेज़्योर को। ही इज़ सेल्डम एट लेज़्योर, एट वंस लेज़्योर, फुर्सत के समय, खाली समय, फुर्सत होने पर, व्हेन वन इज़ फ्री, इस सेंस में हम इसको फ्रेज़ के रूप में यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो हरी, यू प्लीज़ रेड दीज पेपर्स एट योर लेज़्योर, है ना, मतलब कोई जल्दी नहीं है, जब भी आपको समय लगे आप जो है अपने समय के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार जो है आप इसको खाली समय में पढ़ सकते हैं इन पेपर्स को। फिर नोट में दे रखे हैं कुछ फ्रेज़। मैरी इन हेस्ट, रिपीट एट लेज़्योर, इसका मतलब होता है जल्दी की शादी,
जीवन भर का पछतावा होती है। फिर है लेज्योर्ड, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है जिसका मतलब फुर्सत वाला, जिसके पास खाली समय हो। द लेज्योर क्लासेस मतलब आराम तलब जो लोग होते हैं, जो वर्ग है आराम तलब, जो आराम करना जो है पसंद करते हैं, उसको जो है कहा गया है। फिर हम बात करते हैं लेज्योरली। लेज्योरली जो है हमारा बिना जल्दबाजी के या बिना उतावलेपन के आराम से किया गया या किया जाने वाला काम, विदाउट हेस्ट और हरी। इस सेंस में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रीक्वेंटली दोनों जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें जो है हम यूज़ करते हैं अपने लेज्योरली को। जैसे यू कैन गो देयर लेज्योरली, आप जो है वहाँ पे जो है अपने खाली समय में या फुर्सत में जा सकते हैं, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना आराम से अपना टाइम, अपना समय लेकर जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी दिखाने की, है ना। तो फिर हम बात करते हैं ब्राइट की। ब्राइट जो है चमकीला, प्रसन्न, खुश, बुद्धिमान, चतुर। इस सेंस में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। जैसे अ ब्राइट बॉय लर्न्स क्विकली, है ना। एक जो है यहाँ पे ब्राइट जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है क्योंकि ये नाउन के जो है पहले आया हुआ है ना, लेकिन पूरा सब्जेक्ट के रूप में है तो आप इसको पूरा सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राइटली। ब्राइटली जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसका मतलब उज्ज्वलता से, चमक से, प्रसन्नता से या प्रसन्नतापूर्वक कह सकते हैं आप। शाइनिंगली या केयरफुली आप इसका मीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। बात करते हैं द सन शाइन्स ब्राइटली। जो सन है ना वो शाइन कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है ना, बिल्कुल चमक रहा है। बैड, बैड मतलब बुरा, खराब, अप्रिय, बीमार होना, अस्वस्थ होना। एडजेक्टिव के रूप में हम जो है बैड को यूज़ करते हैं। इससे बनने वाले कुछ 8 यहाँ पे फ्रेजेस दे रखे हैं। गो टू बैड मतलब गल जाना या सड़ जाना। गो टू द बैड मतलब नैतिक रूप से पातित होना, मतलब जो मोरलिटी है उसका ख़त्म होना, है ना, मोरल वैल्यूज़ का कम होना। टू द बैड उसका मतलब बुरी अवस्था में या घाटे में। विद अ बैड ग्रेस अनिच्छापूर्वक, उसकी इच्छा नहीं है किसी काम करने की। बैड ब्लड मतलब दुर्भावना, अच्छी सोच ना होना। ए बैड वे हैज़ ए बैड एंड मतलब जो भी एक जो बुरा काम है उसका बुरा नतीजा होता है। वो जो चीज़ है, वो जो जब बात कही जाती है उस बात को कहते हैं हम। अंगारा उगलेगा, अगर आग खाएगा तो अंगारा ही उगलेगा। टू मेक बैड शॉट मतलब गलत अनुमान लगाना किसी भी बात का। इन बैड मतलब जो भी मतलब सिचुएशन में बुरी में ही रहता है। इन बैड मतलब बुरी सिचुएशन में ही रहना। अकृपा का पात्र। बैडली जो है इससे एक एडवर्ब बनता है, इसका मतलब बुरी तरह से या बुरे तरीके से। ही हैज़ बीन बैडली हर्ट। फॉर्म जो है एक अलग वर्ड होता है जिसका मतलब अडिग, दृढ़, सख्त, ठोस, ये सब मतलब होते हैं और एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ही इज़ एज फर्म एज रॉक, है ना, वो जो है इतना मजबूत है जितना कि जो चट्टान होती है ना। उसके बाद फॉर्मली जो है एक वर्ड बनता है। फॉर्मली जो है हमारा एडवर्ब होता है, इसका मतलब दृढ़ता से, शक्ति से, अडिग होकर की सेंस में हम यूज़ करते हैं। आई फेस द डिफ़िकल्टीज़ फॉर्मली। माइटी, माइटी का मतलब शक्तिशाली, विशालकाय, वृद्ध आकार का मतलब बहुत मजबूत या बड़ा, विशालकाय जिसको आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। सोवियत यूनियन वॉज ए माइटी नेशन, है ना। तो सोवियत यूनियन जब इकट्ठा होता था पूरा तो वो एक मतलब बहुत बड़ा जो है होता था। उसके बाद हम बात करते हैं माइटी। माइटी को अत्यधिक या वेरी की सेंस में एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। सेम स्पेलिंग बट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल स्टाइल में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ माइटी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। ही इज़ माइटी प्लेस्ड, इस सेंस में हम माइटी को जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। माइटिली जो है माइटी से ही बनने वाला एक वर्ड है। इसका मतलब पराक्रम से, बल से। विग्रसली, विग्रसली पराक्रम या बल को जो है डिनोट करने के लिए जो है हमें बताया जाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। और सेंटेंस की बात करें तो सौरभ डिफीटेड रुस्तम माइटिली, है ना। राइट की बात करते हैं, ठीक, सही, उचित, सत्य, सही दिशा में होना, सही, सीधा होना। एडजेक्टिव के रूप में हम राइट को यूज़ करते हैं। दूसरा राइट के लिए यह ठीक या सीधी, स्ट्रेट या डायरेक्टली, एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। पुट इट इन राइट, पुट इट
राइट इन द मिडल ऑफ द फील्ड, है ना। इसको जो है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक जो है सीधा, इसको बिल्कुल मिडल में जो है इस चीज़ को रखो। राइट को हम पूर्णतः या संतोषजनक रूप से, कंप्लीटली या फिर सेटिस्फैक्ट्रीली के सेंस में हम जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। नथिंग सीम्स टू गो राइट विद हिम। राइटली जो है इससे बनने वाला एक वर्ड है सही तरीके से, सही ढंग से। वास्तव में एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। बात करते हैं डेड की। डेड जो है मृत, प्राणहीन, शांत, अप्रचलित, सुन्न, अचेत, गहरी एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। और इट इज़ अ डेड फ्लावर, है ना। डेड मतलब बिल्कुल जो है अचेतन या फिर मृत जो है यहाँ पे इसका मीनिंग कह सकते हैं। डेडली जो है हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसका मतलब घातक, भयंकर, निष्ठुर, अधिक उबाऊ जो है होने वाला या उबाऊ कर देने वाला एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ही इज़ अ डेडली पॉइजन ना, इट इज़ अ सॉरी ही इज़ अ डेडली पॉइजन नहीं हो सकता, इट इज़ अ डेडली पॉइजन। तो डेडली जो है अत्यधिक रूप से या एक्सेसिवली की सेंस में हम एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। डेडली को दोनों के रूप में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेंस में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डेडली सीरियस कंडीशन, वो बहुत ख़तरनाक जो है कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन थी। बात करते हैं गुड की। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है गुड के बारे में। फिर उसके बाद जो है गुडली यूज़ किया जाता है, गुड को ly लगा के, ठीक है। सुंदर या काफ़ी की सेंस में यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुडली मैन, है ना। गुड मैन भी होता है और गुडली भी होता है, ठीक है। उसके बाद वेल की बात करते हैं। अच्छा, स्वस्थ, संतोषजनक, उचित, ठीक, काफ़ी अच्छी स्थिति में, इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कि ही इज़ वेल नाउ, वो जो है ना अभी ठीक है, मतलब स्वास्थ्य की सेंस के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। वेल को हम भली प्रकार का, अच्छी प्रकार से, उचित नीति से, चतुराई के साथ, संतोषजनक ढंग से, सावधानी के साथ, ठाठ बाट से, घनिष्ठता से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से, इस सेंस में हम जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। दे ऑल बिहेव्ड वेल, उन्होंने सभी ने जो है बड़े अच्छे तरीके से, जो है भली प्रकार से, अच्छी तरीके से जो है क्या किया, उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने व्यवहार बहुत अच्छा किया। कुछ वेल से बनने वाले इडियम्स की बात करते हैं। एज वेल, इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा भी, एज वेल एज, तथा और वेल ऑफ का मतलब संपन्न या सब प्रकार से सुखी। वेरी वेल मतलब सहमति प्रकट करने की भावना से अच्छा कह सकते हैं, या जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रहेगा या वैसा ही होगा। वेल देन तो फिर ठीक है। वेल टू डू एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, खुशहाल। वेल बोर्न एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, कुलीन जो लोग होते हैं, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है वेल बोर्न। वेल ब्रीड एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, शिष्ट या फिर सभ्य लोगों को वेल ब्रीड जो है कहा जाता है। वेल इन्फॉर्म्ड एडजेक्टिव के रूप में, सभी एडजेक्टिव्स हैं लास्ट के दो नाउन्स हैं, ठीक है। तो विस्तृत ज्ञान प्राप्त, वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है किसी चीज़ का, किसी बात का, तो उसको वेल इन्फॉर्म्ड कहा जा सकता है। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, जिसको जाना, प्रसिद्ध, फेमस एक तरीके से आप इसका सिनोनियम कह सकते हैं। वेल रेड पढ़ा लिखा, पंडित, ज्ञानी, विद्वान, ये सब कह सकते हैं। वेल बैलेंस्ड मतलब संतुलित, है ना। वेल ट्राइड मतलब अच्छी तरह से जो है उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से जो है उसने ट्राई किया, बट नहीं हुआ तो क्या करें, है ना। वेल विशर मतलब शुभ चिंतक। वेल डूइंग मतलब बहुत अच्छा जो है काम। वेल को मतलब कुएं की सेंस में हम यूज़ करते हैं और नाउन के रूप में इसको यूज़ करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। बात करते हैं इल की। इसका मतलब बीमार, अस्वस्थ, बुरा, दोष, असंतोषजनक, अपराधी, दुर्विचार, कुभावना, विरोधी, प्रतिकूल, अनाड़ी, कम ज्ञान वाला, अल्पज्ञानी, इन सेंसेस में हम जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। ही हैज़ इल लक, उसका जो भाग्य है ना वो साथ नहीं देता, मतलब उसका दुर्भाग्य है। सी इज़ इल दीज डेज, वो इन समय जो है बीमार है ना, इस समय जो है बीमार है या इन दिनों बीमार है, ये कह सकते हैं। उसके बाद इल को हम बुरी तरह से, अनाड़ीपन तरीके से,
अशोभनीय तरीके से, ईर्ष्या से, द्वेष से, घृणापूर्वक, बदनसीबी से, दुर्भाग्य से, कठिनाई से, असुविधा से, इन सेंसेस में एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ही वॉज इल इंजर्ड, है ना, वो जो है बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, है ना। उसके बाद हम नोट की बात करते हैं। इल को हम बुराई, नीचता, क्षति, नुकसान, रोग, कष्ट, दुर्भाग्य की सेंस में नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ही डिड इल अन टू हिज ब्रदर, उसने है ना अपने जो भाई है ना उसके साथ उसकी बुराई की है ना। उसके बाद यू हैव डन वट एवर इल यू डू टू मी, है ना, जो तुम है ना जो भी कर सकते थे या जो भी तुम कर चुके हो वो बहुत मतलब एक तरीके से बुराई है, और तू जो है मेरे साथ जो है अच्छा भी कर सकते थे, है ना। तो उसके बाद इससे कुछ ईडियम्स जो है यहाँ पे दिए हुए कुछ 9 ईडियम्स है। इल एट ईज़, परेशान या चिंतित। इल ब्रीडिंग नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, बुरे व्यवहार से संबंधित है। इल मैनर्ड मतलब असभ्य या ये भी बुरे व्यवहार से संबंधित है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब होता है, सॉरी नाउन होता है। इल स्टार्ड मतलब अभागा, ये इसी तरीके से इसको भी रिलेट कर सकते हो। इल ट्रीटेड बुरा व्यवहार। इल वेल शत्रुता यानी कि दुश्मनी। इल एडवाइज्ड अविवेकी मतलब बिना सोच समझ के जो है किसी भी काम को करता है जो अविवेकी होता है। इल ब्रीड मतलब अशिष्ट, है ना। वेल ब्रीड मतलब शिष्ट। इल डिफाइंड बड़े अच्छे तरीके से जिसको समझाया ना गया हो या ठीक तरीके से जिसको कुछ बताया ना गया हो। स्ट्रेट की बात करते हैं, सीधा, बिल्कुल लंब और समतल। सीध में स्पष्टवादी, एकदम सीधा, बिना झुके, निरंतर, पक्का, सरासर, शुद्ध, मिलावट रहित। इस सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में स्ट्रेट को जो है यूज़ करते हैं। दूसरा, स्ट्रेट को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब सीधा, स्पष्टता से, सम्मान या फिर ईमानदारी से, सच्चाई का कब्जे में होना, ये सब मतलब जो है हम एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और स्ट्रेटली को भी हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सी स्पोक आउट स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा या स्पष्ट जो है बोलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सडन की। सडन जो है एकाएक, आकस्मिक, अचानक या होने वाला, अचानक आने या होने वाला, जल्दी से, फुर्ती से, एडवर्ब की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ सडन, बिना किसी पूर्व सूचना के हम जो है इसको फ्रेज़ के रूप में यूज़ करते हैं। सडनली जो है सडन से बनने वाला एक जो है एडवर्ब होता है। इसका मतलब एकदम, सहसा, अचानक, एकाएक की सेंस में जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि ही मैट हिज ओल्ड फ्रेंड सडनली, वो जो है अपने मित्र से अचानक से एकदम से मिला जो है अपने मित्र से। साउंड, स्वस्थ, अच्छी हालत में, ठीक, कानूनी रूप से, त्रुटि रहित, गहरी, तर्कसंगत, साख वाला। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ साउंड इन बॉडी, वो जो है क्या है कि वो जो है ही इज़ साउंड इन बॉडी का मतलब क्या होगा, वो जो है बिल्कुल जो है स्वस्थ है, एक तरीके से बिल्कुल हष्ट पुष्ट जो है एक तरीके से है। इस सेंस में हम जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है बात करते हैं आगे या नेक्स्ट जो साउंडली है, साउंड से बात करते हैं। साउंडली साउंड से बनने वाला ही वर्ड है हमारा, और इसको हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। सुख से, सच्चाई से, दृढ़ता से, हर्टली या ट्रूली की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ईजी, बिल्कुल ईजी ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। ईजी से ईजीली बनता है, एडवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट भी कोई ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट तो है काफ़ी, लेकिन समझाना या बताना इसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट से बनने वाले कुछ 4 फ्रेजेस हैं, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और लास्ट, या कुल मिलाकर बात ये है। फॉर्म, फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से लेके अंत तक। फर्स्ट बोर्न नाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले या सबसे बड़ा जो है बच्चा, है ना। फर्स्टली जो है इससे एक वर्ड बनता है जो कि एक एडवर्ब होता है। सबसे पहले, इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्टली ही लिव्स इन दरभंगा, मतलब पहले वो दरभंगा में रहता था। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक जो है अपने वर्ड्स जो है ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स दे रखे हैं प्रेपोजिशन और एडवर्ब से संबंधित। नोट
या नेवर या ऑलवेज, इनमें से कोई एक आता है, फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी नोट टू गो आउट इन द सन, अब यहाँ पे क्या है, नोट आ गया, फिर हमारा टू आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हम जो है टू, नोट और उसके बाद नोट या फिर नेवर या ऑलवेज़ का यूज़, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेपोजिशन जो है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हमें एडवर्ब का पता होना चाहिए, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, है ना, उनका पता होना चाहिए, तभी हम जो है ये बात पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस लिख दिया, ही वॉन्टेड टू लिव इन पीसफुली। अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे लिव इन पीसफुली जो वर्ड है ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। किस तरीके से, किस प्रकार से, शांतिपूर्वक तरीके से, है ना, शांतिपूर्वक तरीके से, मैनर क्या है उस चीज़ का होने का, है ना। तो उसके पहले हमें किसी भी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और इस तरीके की चीज़ जो है कॉमन एरर्स में जो है पूछी जाती है। इन और इन द, नेक्स्ट या लास्ट, उसके बाद मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, डे आ जाए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए, तो हम जो है इन या इन द यूज़ नहीं करते हैं उसके पहले, ठीक है। जैसे कि अदिति केम हेयर इन लास्ट मंथ, ये नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे अदिति केम हेयर इन द लास्ट मंथ, ये भी नहीं कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन द जो है नहीं कहेंगे, इन दोनों को काट देंगे, हम सीधा ये लिखेंगे अदिति केम हेयर लास्ट मंथ, ये कहेंगे। लेकिन सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाय, आफ्टर, ये सब जो प्रपोजिशंस हैं इनको हम जो है नेक्स्ट या लास्ट और उसके बाद जो भी हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है उसके साथ जो है ज़रूरत के हिसाब से हम जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन। प्रेपोजिशन को हम नेक्स्ट या लास्ट, उसके बाद जो हमारे डेज़ ऑफ वीक होते हैं उनके साथ जो है यूज़ करते हैं। फिर नोट में दिया है डेज़ ऑफ वीक जो है उनके साथ हम पहले हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, ये हम प्रेपोजिशंस में भी सीख चुके हैं, ठीक है। और जब हमारा ऑन प्रेपोजिशन होता है और डेज़ ऑफ वीक उसके बाद आते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट या लास्ट जो है इनके कहाँ पे यूज़ करते हैं, बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे लास्ट, यहाँ पे लास्ट ऑन मंडे ऐसे नहीं लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। इन प्रेपोजिशन को ऑल या दिस में से एक आता है, फिर डे या नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी जो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है उसके पहले हम जो है इन प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि वीना रीच्ड हेयर इन दिस मॉर्निंग नहीं होगा, दिस मॉर्निंग होगा। ये कॉमन एरर में बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाने वाला जो है एक टॉपिक है, एक पॉइंट है। सिंस, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस जो हैं उनको हम दिस, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके पहले जो है ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब आप ये कहेंगे कि सर इस ज़रूरत का क्राइटेरिया क्या है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो सेंटेंस का डिमांड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस दिस मॉर्निंग, है ना। तो हम जो है सेंस यूज़ कर रहे हैं दिस मॉर्निंग के पहले, ठीक है। उसके बाद ऑन प्रेपोजिशन को एडवर्ब ऑफ टाइम, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है जैसे कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, इनके पहले हम जो है ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस समय पे ये सोचते हैं कि वो जो है क्या होते हैं, डे होते हैं या पार्ट ऑफ डे और नाइट होते हैं। प्रेपोजिशन को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे कि हेयर, देयर, इनके पहले यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, इन सभी फ्रेजेस का यूज़ हम फ्रीक्वेंटली अपनी जनरल डे स्पीकिंग एक्सप्लेनेशंस में हम जो है या यूज़ करते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ इनका करते हैं। डबल नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि डबल नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं वो सेंटेंस में जो है
अफर्मेटिव बन जाते हैं। तो इसलिए वो नेगेटिव आइडिया जो होता है उसको एक्सप्रेस करना होता है, तो हम जो है एक ही नेगेटिव वर्ड या फिर एक ही नेगेटिव फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स में शामिल करते हैं नथिंग, हार्डली, हार्डली, नोबडी, नो वन, अनटिल, लेस्ट, अनलेस, नन, फोरबिड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फोरबिड जो वर्ब है उसको यूज़ कर रहे थे, या प्रोहिबिटेड को यूज़ कर रहे थे हम अपने नरेशंस में, है ना। वहाँ पे हमने कितने अच्छे तरीके से जो है इस चीज़ को देखा था। तो हम जो है ये करते हैं, आई कैन नॉट डू नो वर्क, ये नहीं कह सकते आई कांट डू एनी वर्क। तो यहाँ पे नो भी लगा दिया और कैन नॉट भी लगा दिया। तो यहाँ से पॉजिटिव आइडिया निकल के आता है। जब हमें नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करना होता है तो डबल नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इन्वर्जन की, और इन्वर्जन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एडवर्ब के लास्ट में जो है हमारा ये बताया गया है। तो लास्ट जो है फेज़ में एंटर कर चुके हैं हम अपने एडवर्ब चैप्टर के। तो बात करते हैं इन्वर्जन की, वो क्या होता है। एडवर्ब और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और क्या करने के लिए, सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। और इस केस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ की जाती है। जनरली जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले यूज़ नहीं की जाती है नॉर्मल सेंटेंसेस में। जब भी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज़ किया जाएगा तो वो चीज़ जो है क्या होती है, इन्वर्जन होती है। जैसे कि इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब है उसको जो है रखना, वो इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज़ रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस, है ना। तो यहाँ पे जो बेल रिंग है उसके पहले हम जो है क्या कर रहे हैं, डिड को जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है इन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डली को। हार्डली आई हैड, हार्डली को क्या, हार्डली वाला सेंटेंस की, हार्डली आई हैड लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ पे क्या है, हैड जो है आई से पहले जो है हमने क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। अब जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो पार्शियल होता है और एक कंप्लीट होता है। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, जब ऑक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, वो पार्शियली इन्वर्जन होता है। समझ में नहीं आया होगा, देखिए कैसे। नो सूनर डिड आई सिट डाउन देन ए बैगर अराइव्ड। यहाँ पे जो आई है वो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, डिड है। डिड यहाँ पे मेन वर्ब है। सर कैसे पता चला, डिड तो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब भी होता है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पे या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मेन वर्ब नहीं है। सॉरी, ये मेन वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब सिट दे रखा है, ठीक है। वैसे ये पूरा यहाँ पे सिट डाउन जो है क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल इन्वर्जन हम कर रहे हैं। तो डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से बाहर निकाल रहे हैं। इसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, वो होता है मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब जो होता है और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, तो हम इसको कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि अप वेंट वीना, तो यहाँ पे वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है और वीना उसके बाद आ रहा है, तो वेंट जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो हम इस चीज़ को कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ इन्वर्जन की, ठीक है। करेक्ट यूज़ ऑफ इन्वर्जन में नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ होता है। जैसे हार्डली डज ही कम हेयर, यहाँ पे कई बार क्या करता है, कॉमन एरर में हमें क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे लिख देगा हार्डली ही डज कम, तो लिखेगा नहीं, डज कम लिख दे, क्या पता उसका क्या पता चलता है ना। तो वहाँ पे हमें डज भी काटना होता है। फिर यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस में हमारे डज भी आएगा और ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वो है ओनली। उसके साथ एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी इन्वर्जन को यूज़ किया जाता है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड सुमन गेट सक्सेस। अब यहाँ पे सुमन जो है सब्जेक्ट है, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, वो बाहर निकली हुई है। मेन वर्ब तो क्या है, मेन वर्ब तो हमारी गेट है। नोट की बात करते हैं, ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली देन, ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली अ फ्यू कंट्रीज़, ओनली दिस वे से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नो एक्सप्रेशंस की। नो एक्सप्रेशंस में जैसे कि एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी, या सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम जो है इन्वर्जन का यूज़ जो है करते हैं। उसके बाद हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट है, जो भी प्रेजेंट या पास्ट की अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर या कंडीशंस होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, हम जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इफ़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इन्वर्जन का यूज़ कर देते हैं, और इफ़ का यूज़ हो गया तो हम इन्वर्जन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे जो है क्या है, आई जो है सब्जेक्ट है, वर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वो बाहर निकाल दी है, तो ये इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर ये कह दें इफ़ आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे आई के बाद वर रहेगा, तो ये इन्वर्जन यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इफ़ को यूज़ हमने किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7th पॉइंट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब पता है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से वर्ड्स होते हैं, इससे जो स्टार्ट होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस से जो सेंटेंसेस, उसमें जो है इन्वर्जन लग सकता है। सबसे पहली केस 1, सब्जेक्ट जो है नाउन हो तो मेन वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे कि अदिति जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन है और वेंट जो है मेन वर्ब है, तो इसका नाउन से पहले जो है यूज़ हो रहा है। केस 2 में कहा है उसने, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो मेन वर्ब का प्रयोग जो है प्रोनाउन के बाद होता है। जैसे कि अवे सी वेंट, यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है और वेंट जो है हमारी मेन वर्ब है। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच के बाद दिया जाता है, तो हम रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट अगर कोई नाउन दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है क्या होगा, इन्वर्जन का यूज़ होगा। जैसे कि हम बात करें लेट मी गो आउट, ये रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया। सैड आदित्य, सैड आदित्य जो है हमारा, सैड देखो जो है वर्ब जो है पहले आई और आदित्य जो है नाउन है हमारा, तो इसलिए हमारा जो है ये आदित्य बाद में आया। अगर यहाँ पे प्रोनाउन होता तो ये ही सैड होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नाउन होगा तो हम वर्ब को पीछे रखेंगे नाउन के, अगर प्रोनाउन होगा तो वर्ब को पीछे रखेंगे, अगर नाउन होगा तो वर्ब को पहले रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नाइदर और नोर, और अपने सो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन को यूज़ करते हैं। उसके बाद नोट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो वर्ब से जुड़े हुए हैं। नोट ओनली से स्टार्ट जो है सेंटेंस हो रहा है तो नोट ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि नॉट ओनली डज ही स्पीक वेल बट ही राइट्स वेल। अब यहाँ पे ही के बाद राइट्स है बट इसको इन्वर्जन नहीं कहेंगे, हम इसको इन्वर्जन कहेंगे कि ही के पहले जो है हमारे डज को यूज़ कर रखा है। बात करते हैं सो या उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी हम इन्वर्जन को यूज़ करते हैं। नोट की बात करते हैं, यहाँ पे सीधा सेंटेंस आप देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए ना कोई भी चीज़ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे। टू सच अ डिग्री, टू सच अ पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट,
टू सच लेंस एक्सेट्रा से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। उसके साथ ही हमारा ये जो सेंटेंस क्या एडवर्ब जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने प्रोनाउन के 2 या 3 पार्ट्स जो है हमने ध्यान में नहीं हैं डाल रखे हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 7 के साथ जो है हमारा एडवर्ब जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एक और चैप्टर, एक और अचीवमेंट के जैसा लगता है, क्योंकि एक चैनल को खोने के बाद 200 प्लस वीडियोस देने के, नहीं सॉरी 300 प्लस वीडियोस देने के बावजूद हम जो है इस बुक को कंप्लीट कर चुके थे, लगभग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइजेज तो ऐसे ही चलती रहती हैं, रूल्स तो कंप्लीट कर ही चुके थे लगभग हम, तो कोई बात नहीं, अलग से दोबारा से फिर से अचीवमेंट जो है हम इस अचीवमेंट को गेन करेंगे। अपनी तरफ से हमने पूरा दम लगा रखा है, बट देखते हैं लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी चीज़ें होंगी अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, पहले भी अच्छा हुआ है, अब भी अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। टाइम में से टाइम निकाल के ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, करनी पड़ेंगी ही, और हमेशा करते रहना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।